जी धन्यवाद। वानप्रस्थ आश्रम तथा अनिवार्य शिक्षा। अभी हमने जो समझा कि अगर वानप्रस्थ में कुछ लोग चले जाएंगे, अर्थात वो अपने कमाने के कार्य को छोड़ देंगे, धनार्जन के कार्य में जो वो पिछले 25 वर्ष से लगे हुए थे जिस कार्य में, तो निश्चित रूप से बहुत सारा समाज का इसमें उनका अपना तो हित है ही कि वो अपने आगे के पड़ाव के लिए वहां से निकल पड़े हैं और अपनी इच्छा से चीजों को छोड़ रहे हैं, लेकिन समाज का भी इसमें बहुत बड़ा हित होगा। एक व्यक्ति के अपने कदम से समाज का हित होगा। अब ये बेरोजगारी की जो समस्या इस समय की बहुत बड़ी समस्या है, उसके दूर होने की काफी संभावनाएं जो है वो बढ़ जाएंगी। अब अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था कैसे हमारी दुरुस्त हो सकती है वानप्रस्थ से, उसको लेकर के यहाँ लिखा गया है। वानप्रस्थ आश्रम तथा अनिवार्य शिक्षा, ये 463वां पृष्ठ है दस्तार चंद्रिका का। भोगवाद तथा बेकारी के प्रश्न को हल करने के साथ साथ वानप्रस्थ आश्रम एक और समस्या को भी हल करता था। जो लोग घर बार छोड़कर जंगल में जा बसे होते थे, वे वानप्रस्थ लेने से पूर्व दुनिया के सब प्रकार के धंधे कर चुके होते थे। उनमें से कुछ एक के अनेक संतानें भी हो चुकी होती थी। उन्हें मालूम था कि छोटे बच्चों का मानसिक विकास किस प्रकार होता है। वे अपनी उम्र में बच्चों के साथ हंस चुके होते थे, रो चुके होते थे, खेल चुके होते थे। अब इनके वानप्रस्थ में आने के बाद गांव के छोटे छोटे बालक इनके पास आकर पढ़ने लगते। कभी कभी किसी वानप्रस्थी के पास 20 बालक एकत्रित हो जाते थे, किसी के पास 50, किसी के पास इससे अधिक। ये बालक अमीर भी होते थे, गरीब भी, राजाओं के भी होते थे, रंकों के भी, परंतु वानप्रस्थियों के आश्रम में आकर इनका ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहता। उन आश्रमों में ये सब भाई भाई थे। ऐसे ही किसी आश्रम में सदियां गुजर गई। कृष्ण और सुदामा पढ़े थे। बालक गांव से भिक्षा ले आते थे और आश्रम में आकर सब मिलकर बांट लेते थे। गुरु भी खाते थे, शिष्य भी खाते थे। कभी कोई अमीर घर का बालक किसी गरीब की झोपड़ी के सामने जा खड़ा होता था, कभी कोई गरीब घर का बालक किसी अमीर के महल के सामने पहुंच जाता था। परंतु अमीर घर का बालक अपने को अमीर नहीं समझता था, गरीब घर का बालक अपने को गरीब नहीं समझता था। इधर घर की देवियां इन बालकों के मधुकरी लेने के लिए आने की बाट जोहा करती। हमारे यहाँ भिक्षा को कोई अपमान की चीज नहीं माना गया, क्योंकि जो भिक्षा मांगने वाला सारे के सारे हुआ करते है ना। जब गृहस्थी अभी कोई है, उसको भी कल को वानप्रस्थी हो जाना है, तो वानप्रस्थी हो जाना है तो उसने उस समय फिर भिक्षा को मांग करके प्राप्त करना है। उससे पहले ब्रह्मचारी है तो वो भी भिक्षा को प्राप्त कर रहा है। और ये पढ़े लिखे लोग होते थे, ये नहीं कि भाई ये किसी काम के नहीं है तो भिक्षा मांगने के लिए निकले हैं। तो भिक्षा की जो परंपरा भारतवर्ष के अंदर रही है, जिससे व्यवस्थाएं सारी अच्छी चलती रहे और भिक्षा देने वाले को बड़े सम्मान पूर्वक भिक्षा दी जाती। जैसा इसके अंदर लिखा हुआ है कि देवियां जो है प्रतीक्षा करती थी कि वो बच्चे आएंगे, पहले उनको भिक्षा देंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो उनका ये एक सम्मान के साथ में उनको दिया जाता था। भिक्षुक का कोई अपमान नहीं होता। आजकल भिक्षुकों का अपमान किस लिए है? क्योंकि उनका अपना जीवन और कुछ नहीं है। भिक्षुकों को आप आजकल के जाकर के देखें तो वो सारा दिन भिक्षा ही मांगते रह जाते हैं। एक जगह से 10 पैसे मिल रहे हैं, 20 पैसे मिल रहे हैं, 1 रुपया मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहे हैं, 5 रुपये मिल रहे हैं, और सारा दिन भिक्षा मांगने का काम हो गया। यहाँ भिक्षा मांगने का काम किसी का नहीं रहा। काम अपना अपना कुछ था, लेकिन उस काम को करने में भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन को प्राप्त करने के लिए वो लोग चले जाते थे और उसको प्राप्त करते थे। और बड़ी सुंदर व्यवस्था हमारे यहाँ की इसके कारण से चल रही। कभी देर हो जाती तो घर से निकल कर व्यग्रता से देखते कि आज बालकों की मंडली क्यों नहीं आई। वानप्रस्थियों के इन आश्रमों को ही गुरुकुल कहा जाता था। इन आश्रमों में न खाने पीने के लिए कुछ लिया जाता था, न पढ़ाने लिखाने के लिए। इन आश्रमों में पढ़ाने वालों को कोई वेतन नहीं मिलता था, फिर भी बिना वेतन लिए, बिना पढ़ाने की फीस लिए, बिना बालकों से खाने पीने का खर्च लिए, बिना राज्य से किसी प्रकार की सहायता लिए बालकों की शिक्षा की पूरी पूरी व्यवस्था अपने देश में चल रही थी। इसी व्यवस्था का आधार वानप्रस्थ आश्रम था। आजकल की अवस्थाओं में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के इस कार्य को पूरा करने के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए की जरूरत है। वैदिक संस्कृति ने इस समस्या को वानप्रस्थाश्रम द्वारा हल किया था। आज भी बर्मा में जगह जगह पर वानप्रस्थियों के आश्रम है। ये आश्रम प्रत्येक शहर या गांव के पास है। गांव का प्रत्येक बालक इन आश्रमों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है, रहता भी वही है। वह भिक्षा मांगता है, खुद खाता है और गुरु को खिलाता है। बर्मा के इन आश्रमों का ही प्रताप है कि आज जहां भारत में कुछ ही फीसदी लोग पढ़े हुए हैं, वहां बर्मा में 99% पढ़े लिखे हैं। इसका यह कारण नहीं कि बर्मा में सरकार शिक्षा पर अधिक खर्च कर रही है, इसका यह कारण है कि वहां पर वानप्रस्थ आश्रम अपने टूटे फूटे रूप में आज भी विद्यमान है
और वानप्रस्थ आश्रमों से घिरे हुए प्राचीन शहरों का जो नक्शा हमने अभी खींचा वह बर्मा में आज भी खींचा हुआ है। ये वानप्रस्थ का जो हम आरंभिक चीज पढ़ते हैं विधि भाग जो है उसके ऊपर यहाँ चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ हमारा उद्देश्य जो है संस्कारों को समझना है और उसको अपने जीवन के अंदर उतारना है। तो अगली बार जब हम मंगलवार को मिलेंगे हम सभी तो संन्यास को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे। अभी आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो